ताइवान का वो एयरपोर्ट है जहां पर अब विमान लैंड कर रहा है नैन्सी पेलोसी का। अभी अभी ऐसा बताया जा रहा है कि या तो कुछ देर में वो विमान ताइवान पहुंचने वाला है नैन्सी पेलोसी का। अब से थोड़ी देर में उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए होगी क्योंकि अब तक अमेरिका, जो कि वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता था, यानी कि एक ही चीन है तो ताइवान भी चीन का हिस्सा है, उसके चलते चलते एकदम से अब यूएस की तीसरी सबसे बड़ी नेता, यानी कि एक प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरी जो सबसे बड़ी नेता है वो है नैन्सी पेलोसी, हाउस स्पीकर। वो पहुंच रही हैं या पहुंच गई हैं ताइपेई। और ऐसे में चीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि चीन ने आधिकारिक रूप से ये बात बोल दी है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। वो इसको एक उकसावे की तरह, कि यूएस ने उकसाया है चीन को, इस तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या ये विश्व एक ही साल में दूसरी बार एक बड़ा टकराव देखेगा। पहला हुआ रूस में। देखते हैं उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं या नहीं, उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। उमा शंकर जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या ये ऐसा होने जा रहा है या ऐसी स्थिति टकराव की बनने वाली है कि एक ही साल में दूसरा बड़ा टकराव हम देख लेंगे, एक रूस यूक्रेन और अब चीन और ताइवान? जी देखिए, टकराव की स्थिति तो पैदा हो गई है, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट जिस तरह से फ्लाइट सरकार की तरफ से जानकारी आ रही है, अब से थोड़ी ही देर में नैन्सी पेलोसी का जो विमान है वो ताइपे एयरपोर्ट पे उतरने वाला है। और चीन पहले ही साफ कर चुका है कि वो इसको अपनी संप्रभुता पर हमले के तौर पर देख रहा है। आपने सही कहा कि लंबे समय के बाद एक बहुत बड़े अमेरिकी नेता का जो दौरा है वो ताइवान में हो रहा है, और चीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको याद होगा 1977 में दौरा हुआ था, उसके बाद जो है वो इस तरह ना था, और क्योंकि चीन जो है वो उसका पूरा का पूरा दावा जो है ताइवान पर है। ताइवान बेशक अमेरिकी सामरिक सहायता के जरिए आत्मरक्षा में जुटा रहता है। अलग अलग समयों पे हमने देखा है कि किस तरीके से जब एयर स्पेस उल्लंघन होता है तो ताइवान की तरफ से भी उसके मुकाबले जो एक सैन्य जो सामरिक तैयारी है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन ये सीधे टकराव की स्थिति पैदा हुई है जब से नैन्सी पेलोसी के दौरे की बात हुई है, और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि ये उनकी संप्रभुता पे हमला होगा, और जो वन चाइना पॉलिसी जिसकी की मंजूरी अमेरिका भी दे चुका है, जिस बात को अमेरिका भी मानता रहा है, उस पर ये हमला है। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये साफ किया गया है कि इस दौरे से ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। जो उनका जो इशारा है, चाहे वो जॉन किर्बी हो, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बात कही, या जो ब्लिंकन हो उन्होंने जो बात कही, अभी था कि जो वन चाइना पॉलिसी है उसको लेकर जो अमेरिका का जो उमा शंकर जी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश जरूर है कि एक ऐसे वक्त में, और दर्शकों को ये भी बताते चलें कि सन 97 में 1997 में पिछली बार ताइवान में एक हाउस स्पीकर जो आए थे, उसके बाद से ये दूसरी बड़ी विजिट है। 1997 में उस समय के हाउस स्पीकर आए थे, लेकिन तब का चीन, उमा शंकर जी, और अब के चीन में फर्क है। जी बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि जो चीन है अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है सामरिक तौर पे, और अमेरिकी सामरिक सहायता के जरिए ताइवान भी अपनी जो ताकत है या जो अपना रिजॉल्व है वो दिखाता रहा है। 2016 में मैं जब ताइवान गया था, वहाँ पे काफी अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, और उनका सीधा ये कहना था कि 1991 में जब बेशक ताइवान ने पूरे चीन पे अपना अधिकार का जो दावा है वो छोड़ दिया है, लेकिन जो ताइवान है वो अपनी संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। अधिकतर दुनिया के देश जो हैं वो ताइवान को बेशक उन्हें मान्यता ना दी हो, एक संप्रभु देश ना माना हो, लेकिन अमेरिका समेत तमाम जो बारीक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, वो ताइवान के साथ है। और आपको पता होगा संकेत की 9वां बड़ा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है ताइवान अमेरिका का। तो ऐसे में एक सामरिक लिहाज से खासतौर पे जी, उमा शंकर जी हमारे साथ रहिए। ये देखिए विमान जो आप देख रहे हैं, ये नैन्सी पेलोसी का विमान है, हाउस स्पीकर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, और ये टच डाउन ताइपेई के जो एयरपोर्ट है वहां पर आप देख सकते हैं। ये विमान यूनाइटेड स्टेट्स का ये विमान अब पहुंच गया है, और नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं ताइपेई में, ताइवान में। तो जिस चीज के लिए चीन बार बार कह रहा था मत करो मत करो, अमेरिका ने वो कर दिया है, और हाउस स्पीकर वहां पर पहुंच गई। कार्यक्रम क्या है उमा शंकर जी?
यहाँ पे जो संसद है वहाँ भी जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति जो ताइवान की राष्ट्रपति हैं उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम है। और अब जब ये टचडाउन प्लेन कर चुका है और जिस तरीके से चीन लगातार धमकी देता रहा है, इस बात को लेकर आगाह करता रहा है कि दौरा ना हो, अब देखना है कि चीन की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। क्योंकि सामरिक तैयारी के तौर पर चीन ने कई सारे ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो सीधा रुख ताइवान की तरफ किए हुए हैं। अब जबकि टचडाउन हो गया है और इसमें नैन्सी पेलोसी माना जा रहा है कि वो पहुंच गई हैं एक बहुत लंबा रास्ता लेते हुए कुआलालंपुर से। और अब चीन की प्रतिक्रिया की तरफ निगाह रहेगी। क्या वो फौरी प्रतिक्रिया कुछ देता है, क्या वो सामरिक तौर पे देता है या बयान के तौर पर देता है। लेकिन ये जरूर नाक की एक लड़ाई बन गया अमेरिका और चीन के बीच, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से और कुछ दिन पहले जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनकी बातचीत जो बाइडेन से हुई थी, तो उस समय भी उन्होंने आपत्ति जताई थी इस बात को लेकर। हालांकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये कहता रहा है कि ये नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं उनका अपना फैसला है, वो ताइवान जाए न जाए। उस समय ये कहा जा रहा था कि वो जाए न जाए, उनका अपना फैसला होगा, इससे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जब यहाँ पे ये विमान लैंड कर चुका है ताइपे में, तो अब राह ताइवान माफ कीजिएगा चीन की तरफ होगी कि किस तरह से वो रिएक्ट करता है। जिस तरह की गर्मी चीन ने दिखाई है, ऐसे में किसी भी एक खतरे की तरफ बढ़ने वाली जो बात है वो नजर आ रही है। क्योंकि चीन भी अगर कुछ नहीं करता जिस तरह की उसने धमकी दी है, तो उसे भी लगेगा कि शायद जो नाक है वो कट जाएगी। तो ये जो प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया चीन ने और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी। तो ऐसे में अब निगाह की तरफ होगी कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। संकेत, अगर उमाशंकर जी आप ये बता दें कि किस तरीके की मिलिट्री की तैयारी ताइवान के आसपास की है। मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्टेट्स के भी नेवी वेसल्स और चीन की तरफ से भी जो वहाँ की सेना है, जो डिफेंस का बंदोबस्त है, वो सब हो रहा है दोनों तरफ से। इसके बारे में क्या जानते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के 4 युद्धपोत जो हैं वो ताइवान स्ट्रेट में तैनात किए गए हैं। हालांकि इसकी फौरी वजह इस दौरे को नहीं बताया गया था। दूसरी तरफ जो चीन है उसने भी ऐसे ऐसे वीडियोज जारी किए हैं जिसमें वो युद्ध अभ्यास करता नजर आ रहा है। और एक तरह से उसने उन वीडियोज के जरिए बताने की कोशिश की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही खतरनाक होंगे। और सीधे तौर पे सामरिक तौर से भी धमकी चीन ने दी है। तो अब क्योंकि ये प्लेन लैंड कर चुका है और क्योंकि इस बात को लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा था कि जब ये प्लेन ताइवान की तरफ बढ़ेगा तो क्या चीनी जो लड़ाकू विमान है किसी तरह से उसके आड़े आने की कोशिश करेंगे। कुछ तरह की खबरें आई भी कि जो ताइवान स्ट्रेट है उसमें चीन के जो लड़ाकू विमान हैं वो उड़ान भर रहे हैं। लेकिन ये विमान जो है वो सुरक्षित तौर पे यहाँ उतर चुका है। और अब जो सामरिक तैयारी जिस तरह से चीन ने अपनी तरफ से दिखाई है, तो क्या वो उसका इस्तेमाल करता है या डिप्लोमेटिक रास्ता चुनता है, क्योंकि अब विमान तो यहाँ उतर चुका है। तो ऐसे में अपने जो तलवार है वो मैदान में वापस खींचता है या एक युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर युद्ध होती है तो आपने सही कहा कि इसी साल जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और वहाँ लड़ाई अभी तक लंबी खींच रही है, तो उसके बाद अगर क्या इस क्षेत्र में एक उमाशंकर जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या ताइवान के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का इस तरीके से स्वागत करना, जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनका स्वागत करना और ये जो पूरा बवाल है इसको और तूल देना, क्या ये राजनयिक रूप से ये ठीक स्ट्रेटजी होगी? और खास तौर से तब जब यूक्रेन ने ये करके देख लिया कि जब युद्ध शुरू हुआ तो कोई मदद के लिए आया नहीं पश्चिमी देशों से। जी देखिए, ये सिर्फ एक राजनयिक भाव का, ये राजनीतिक महत्व की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा सामरिक महत्व की बात है। क्योंकि साउथ चाइना सी पे जिस तरह से चीन अपना दावा करता रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों को वहाँ नहीं मानता, किसी दूसरे के देश के जहाज को गुजरने देने, अपनी अनुकंपा पे गुजरने देने की बात करता है। तो ऐसे में चीन जो ताइवान की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ताइवान का जो सबसे बड़ा जो एक साउथ चाइना सी में जो सबसे बड़ा एक प्राकृतिक द्वीप है, ताइपिंग उसका नाम है, उस पे ताइवान का कब्जा है। उसके जरिए इस इलाके में अमेरिका जो है अपनी निगाह रखता है, अमेरिकी नेवी के लिए वो खासा मायने रखता है। तो अगर ताइवान कमजोर पड़ा या ताइवान पूरी तरह से चीन के कब्जे में गया तो साउथ चाइना सी में जो बाकी देशों का, दुनिया के देशों का जो दावा है वो कमजोर पड़ेगा। तो एक सामरिक लिहाज से बहुत ही अहम भौगोलिक स्थिति है ताइवान की और ये सारी लड़ाई इस बात को लेकर है। उमाशंकर जी, सन 97 में 1997 में, यानी कि अब से ठीक 25 साल पहले, यूनाइटेड स्टेट्स के जो फॉर्मर स्पीकर थे, यानी कि नैन्सी पेलोसी की जो जिस ओहदे पर वो हैं,
बिल्कुल उसी ओहदे पर उस समय आज से 25 साल पहले जो थे, उनका नाम था न्यूट गिंगरिच, न्यूटन लेरॉय गिंगरिच। वो ताइवान गए थे, लेकिन उस समय जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय का चीन इतना प्रबल और खास तौर से आर्थिक रूप से नहीं था जितना अभी है, और ना ही इतने हथियार थे उसके पास। तो आपको लगता है कि अब बहुत ही ज्यादा बात आगे बढ़ सकती है, फैल सकती है, और ये चीन ने इसको नाक की लड़ाई बना ली है? जी बिल्कुल, देखिए जब रूस का आक्रमण हुआ था यूक्रेन पर, उसके बाद ही इस तरह की चर्चा चल पड़ी थी कि जब दुनिया एक तरफ उलझी हुई है, नेटो जो है वो एक तरफ उलझी हुई है, जो यूक्रेन है वहां सहायता पहुंचाने में अमेरिका जैसे देश लगे हुए हैं, तो ऐसे में इस मौके का फायदा उठाकर क्या चीन ताइवान की तरफ कदम बढ़ा सकता है? कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई, कुछ इस तरह के जंगी जहाज भी उड़े जो ताइवान की सीमा में गए, वायु सीमा में गए, लेकिन ये सब एक रूटीन तौर पे देखा गया। लेकिन अब नैन्सी पेलोसी की यात्रा के ऐलान के बाद, हालांकि आधिकारिक तौर पे कभी भी बयान में अमेरिका की तरफ से ये नहीं कहा गया, जो व्हाइट हाउस का बयान भी आया उसमें बाकी देशों का जिक्र था, मलेशिया का जिक्र था, उनके दौरे में सिंगापुर का जिक्र था, लेकिन ताइवान का जिक्र नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से वहां पे नैन्सी पेलोसी पहुंच गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी कोई भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। और अब ये जो एक नाक की लड़ाई थी वो कहीं भयावह, ज्यादा भयावह स्थिति में न बदल जाए, इस बात का अंदेशा है। तो जो आपने कहा कि 1997 की जो बात है, उस समय जो सामरिक और जो राजनयिक रिश्ते थे और जो ताकतें थी दुनिया के अलग अलग देशों की, वो अलग तरह की थी। अब जो है वो चीन ज्यादा प्रबल तरीके से और ज्यादा ताकत के साथ साउथ चाइना सी में खासतौर पे अपने आप को रिजॉर्ट कर रहा है, वहां पे अपनी ताकत लगा रहा है। और ऐसे में ये जो दौरा है उसे अपने सीने पे सांप लौटने जैसा लग रहा है, और वो बार बार आगाह करता रहा है कि क्योंकि चीन पे वो अपनी पूरा अधिकार जो है वो जताता रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से साफ तौर पे कहा जाता रहा है कि अगर ताकत की बूते ताइवान को लेने की चीन कोशिश करेगा तो अमेरिका ये नहीं होने देगा, और जो ताइवान के साथ अमेरिका लगातार खड़ा रहा है। तो अब जो स्थितियां हैं वो बदली हुई हैं, ताकत दोनों देशों के पास अलग अलग तरह की है। ताइवान भी अमेरिकी सामरिक सहायता के बूते काफी एक मजबूत जो एक ताकत के तौर पर किलोमीटर का सिर्फ क्षेत्रफल है ताइवान की, सिर्फ 2.5 करोड़ के आसपास वहाँ की आबादी है। लेकिन उसके बाद भी ताइवान ने जो रिजॉल्व दिखाया है, और आपको अगर आपको थोड़ा ये बताऊं कि आखिरकार ताइवान जो है वो किस तरीके से कम्युनिस्ट के उदय के बाद जब शाइके जो हैं वो ताइवान गए और वहाँ पे अपनी सत्ता बनाई, तब से ताइवान लगातार पूरे चीन पर अपना कब्जा बताता रहा है। लेकिन 1991 में उसने वो कब्जे की बात जो अपने दावे की बात जो है वो छोड़ दी। लेकिन जो चीन है उसने अब तक इस पे अपने दावे की बात जो है वो नहीं छोड़ी है। और अब जब अमेरिका जो है, अमेरिकी एक बड़े नेता का इस तरह से दौरा हो रहा है, तो इसमें अब चीन की प्रतिक्रिया देखने वाली होगी, क्योंकि लगातार गर्म भाषा में चीन बात करता रहा है। तो अब देखना है कि वो क्या करता है। उमाशंकर जी, ये थोड़ा जो आपने अभी रिश्तों के बारे में बात बताई चीन और ताइवान के, वो अभी कहाँ है? ताइवान अपने आप को क्या बताता है? चीन का क्या दावा है? और अलग अलग जो मुल्क हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑफिशियल नीति है वो ये है कि वो वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखते हैं, यानी कि एक चीन। लेकिन अगर आप ये विजिट को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद ताइवान को वो कुछ और भी दर्जा देने को तैयार है। तो इस रिश्ते के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। जी देखिए, जो ताइवान है वो लगातार अपने आप को पहले एक गवर्नमेंट एग्जाइल बताता रहा, क्योंकि चीन का जो कब्जा, चीन में जब कम्युनिस्ट का कब्जा हुआ, केएमटी की सरकार वहां पे गई, तो उसके बाद जो है ये जो वहां से सरकार जो निकली उसने ताइवान में जाकर अपनी सत्ता स्थापित की। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है चीन के साथ ताइवान की लड़ाई का। लेकिन चीन अपने आप को एक आत्मसम्मान वाला, एक संप्रभु देश मानता है। हालांकि इस बात पे ज्यादा जोर नहीं डालता, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ जो ताइवान है वो अपने उत्पाद के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए वो दुनिया के देशों में अपने व्यापार को फैलाने में जुटा रहता है। वो राष्ट्रवाद के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब बात आती है संप्रभुता की या उसकी अपनी आजादी की, वो जरूर तन के खड़ा होता है। और यहीं पे मायने रखता है अमेरिका के साथ उसका रिश्ता, जो लगातार सामरिक तौर पे उसे हथियार और बाकी चीजें मुहैया कराता रहा है। तो अब जो चीन जो है जिस तरीके से उसने ताइवान पे अपना कब्जा, अपने दावे जताते हुए रहा है, तो अब जो है ये खुलकर सामने लड़ाई आ गई है। पहले ये जो लड़ाई थी वो पर्दे के पीछे से या कूटनीतिक बयानों के जरिए चलती थी, लेकिन इस दौरे के साथ
नाक की लड़ाई जो दोनों देशों ने बना ली है, तो ये एक बहुत ही एक एक्सप्लोसिव सी स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। अगले कुछ घंटे या 24 घंटे आप कह सकते हैं कि बहुत बहुत अहम है कि चीन क्या एक रिस्ट्रेन का रवैया दिखाता है, या फिर वो कोई सामरिक रास्ता अख्तियार करता है, या कूटनीतिक जरिए से मामले को खत्म करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ देखना है कि अगर चीन कोई प्रोवोकेटिव रास्ता अख्तियार करता है तो फिर अमेरिका का रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि आपने भी बताया कि 4 युद्धपोत जो हैं उस इलाके में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। चीन की तरफ से भी अपनी तैयारी है। चीन की प्रॉक्सिमिटी ताइवान के साथ काफी नजदीकी है। जी, अगर आप इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दें। हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी अब प्लेन से उतर के और एयरपोर्ट की ओर जा रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और वो ताइवान की जो ज़मीन है वहाँ पर, धरती पर पहुँच गई हैं। और अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से वहाँ पर एक रिसेप्शन पार्टी रहेगी उनके लिए, उनका स्वागत करने के लिए। आप कुछ अगर आप वर्णन कर दें इन तस्वीरों के बारे में। कोई गाड़ी तुरंत प्लेन के पास नहीं दिखी, चल के वो जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये हैं नैन्सी पेलोसी, हाउस स्पीकर हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तीसरी सबसे शक्तिशाली पोजीशन यूनाइटेड स्टेट्स की जो सरकार है उसमें। पहले राष्ट्रपति हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन, कमला हैरिस, और उसके बाद नैन्सी पेलोसी। तो वो अब पहुंच गई हैं और इसको लेकर के चीन का एक रुख है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तो चीन क्या करेगा अब ये देखना होगा, क्योंकि इन धमकियों के बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स ने पेलोसी को ताइवान भेज दिया।